बता दिया 46,000 मिल रहा है, 46,000। लड़की वाले बहुत खुश हो गए, सरकारी नौकरी है, इंजीनियरिंग तक पढ़ा हुआ है, केपीओ है लड़का, इससे अच्छा लड़का क्या मिल सकता है। रीवा का मामला था, उस एरिया में थोड़ा सा दहेज वहेज अभी भी चलता ही है, तो सगाई के लिए बहुत कुछ तय हो गया। फिर वरीक्षा का भी नियम है उस एरिया में, वरीक्षा, वर की इच्छा जानकर जो मांगे वो दो, तो वरीक्षा में भी बहुत कुछ तय हो गया। और फिर शादी हुई, शादी में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब मिलने के साथ साथ में एक बढ़िया सी कार भी मिल गई। अब क्या कहना, सब अच्छा रिश्ता विश्ता शादी वादी हुई। अब उसके बाद में लड़की को लेके जाना था ड्यूटी पर, तो मैंने सोचा पहले सामान वामान जमा के आता हूं, फिर उसके बाद ले जाऊंगा। अब 2,000 रुपए के कमरे से काम नहीं चल सकता था, थोड़ा सा बड़ा कमरा देखा, 4,500 रुपए महीने का कमरा मिला, उसमें 1,000 का बिजली बिल तय था, 5,500 रुपए हो गए, मिल रहा था 8,000 रुपए, बचा 2,500। अब 2,500 में काम कैसे चले, चिंता का विषय है। लेकिन मैंने सोचा सगाई का, वरीक्षा का, शादी का बहुत कुछ मिला हुआ है, जितना पैसा मिला है वो मेरे पास ही तो है, अभी कुछ दिन तो काम चलेगा, बाद में देखी जाएगी जो होगा। तो मैं सामान वामान जमाने के बाद में पत्नी को ले आया, कुछ दिन तक ससुराल से मिली, कार पर भी घुमाया, सब्जी भाजी आदि आदि जो डिमांड थी उसको पूरे करने के साथ साथ में सप्ताह में एक दिन चाट खिलाने भी ले गया। लेकिन अब पैसा हो गया खत्म, अब बड़ी बुरी स्थिति। अब क्या करें, अब पत्नी ने उलाहना देना शुरू कर दी। 46,000 रुपए महीना मिल रहा है, सारा का सारा पैसा माँ बाप को दे देते हैं। अरे सारा पैसा माँ बाप को ही देना था तो शादी क्यों किए। लो, पत्नी का उलाहना शुरू। इधर पत्नी ने उलाहना देना शुरू की, उधर हमने सोचे कि अब माता पिता से बात करना पड़ेगा, कुछ तो क्या करेंगे, वही उपाय करेंगे, क्या करूं क्या ना करूं, असमंजस में फंसा था। पिताजी से बोल पाता इससे पहले ही पिताजी का फोन आना शुरू हो गया, और पिताजी ने जैसा कभी बोला नहीं वैसे शब्द बोलने लगे। क्या, अरे अभी 7-8 महीने तो हुए हैं शादी को, बीबी का गुलाम हो गया, अरे 1,000-2,000 रुपए तो देता। लो, पत्नी कह रही है 46,000 रुपए महीना मिल रहा है, सारा पैसा माँ बाप को दे देता है तो शादी क्यों किया। और माँ बाप बोल रहे हैं बीबी का गुलाम हो गया, 1,000-2,000 तो देता। साहब बड़ी बुरी स्थिति में फंसा हूं, पत्नी से बहुत प्यार करता हूं, माँ बाप से भी बहुत प्यार करता हूं, अब करूं तो क्या करूं समझ नहीं आता। रात रात भर सो नहीं पा रहा हूं, रास्ता कुछ सूझ नहीं रहा है। अब लगता है इस जीवन को समाप्त करने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं। और मित्रों, ये बताते बताते वो लड़का बेहोश हो गया। जब वो लड़का बेहोश हो गया तो सामने बैठे विधायक महोदय हड़बड़ाए, सबके सब हड़बड़ाए, और किसी तरीके से उसे उठाकर गाड़ी में बैठा करके ले जाया गया अस्पताल तक। अस्पताल में जाने के बाद में डॉक्टर के निरंतर संपर्क में था कि आखिर हुआ क्या। कुछ देर के बाद में डॉक्टर साहब का फोन आया, और डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि सर ये लड़का डिप्रेशन का शिकार हो गया है, और ये जिस बीमारी से पीड़ित है उस बीमारी का इलाज मेरे पास नहीं। तो युवा साथियों, जिस बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास नहीं था, उसी बीमारी का इलाज ढूंढने में निकल पड़ा, और इलाज ढूंढते 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 ये सम्यक अभियान की उत्पत्ति हो गई। ये सम्यक अभियान की उत्पत्ति, अब मैं आपको सम्यक अभियान के उत्पत्ति कैसी हुई और क्या युवाओं के बीच गया, क्या बात समझ में आई, अन्वेषण से क्या तथ्य निकल के आए, उन पर बताना चाहता हूं। तो 4 ऐसे बिंदु निकल के आए कि मध्य प्रदेश, अभी मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जितनी संभावनाएं सरकारी और निजी क्षेत्र में विद्यमान हैं, यदि उन सारी संभावनाओं का सही ढंग से युक्तियुक्तकरण कर दिया जाता है
तो 70% बेरोजगारी पर अंकुश लग सकता है, 70%। उसके अलावा भी कुछ समस्याएं हैं जो सामने आई। 100% बेरोजगारी पर अंकुश कैसे पा सकते हैं, और 100% बेरोजगारी पर अंकुश पाने के उद्देश्य से ही यह संकल्पित अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत मैं आग्रह करूंगा आप लोगों से, धरना, प्रदर्शन, चक्का जाम, बाजार बंद जैसे गतिविधियों में भाग नहीं लेना है। यह आंदोलन नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है आंदोलन अक्सर दिशाहीन हो जाते हैं या कुछ लोगों के स्वार्थ सामने आ जाते हैं और वो स्वार्थ की बलिवेदी पर युवाओं को ही, पीड़ित पक्ष को ही झोंक देते हैं। तो यह सम्यक अभियान युवाओं को पहले संकल्पित करने और पूर्णतः संकल्पित होने के बाद संगठित करने के लिए चलाया जा रहा अभियान। आप लोग संकल्पित हो जाइए, संकल्पित होकर संगठित हो जाइए। हम निश्चित रूप से 1 जनवरी 2024, ज्यादा दिन नहीं है, ये दिसंबर का महीना है, 1 जनवरी 2024 को जिन परिस्थितियों का सामना आप लोग कर रहे हैं, उन परिस्थितियों से उबार कर इस राज्य को नव क्रांति से जोड़ने में कामयाब हो जाएंगे, ये वचन देते हैं। तो जिन मुद्दों पर मैं बढ़ा उसमें पहला मुद्दा मेरे सामने आया, मध्य प्रदेश में शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल थी। उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में सेवानिवृत्ति आयु 58 साल ही थी, लेकिन दक्षिण के राज्यों में 56 साल थी। मध्य प्रदेश सरकार उस समय आर्थिक परेशानियों से जूझ रही थी, वेतन देने में ही ओवरड्राफ्ट की स्थिति बन रही थी। तो सरकार ने सोचा, एक तो वेतन देने में ही दिक्कत हो रही है और महीने की आखिरी तारीख को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को फाइनल पेमेंट देना पड़ता है, और वो फाइनल पेमेंट दरअसल इन्हीं की कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और पीएफ की राशि जो जमा होती है वही होती है, कोई सरकार अपने ओर से नहीं देती। लेकिन प्रति माह जो फाइनल पेमेंट दिया जाता है वो 400 करोड़ रुपए होता है। यदि साल भर का एवरेज देखें तो 5000 करोड़ और 2 साल का 10,000 करोड़ रुपए हो जाता है। यदि हम 2 साल तक सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ा देते हैं तो उनकी ग्रेच्युटी और पीएफ की राशि जो हमारे पास जमा है, ये 10,000 करोड़ रुपए हमारे पास रहेंगे और ये 10,000 करोड़ रुपए हमारी दूसरी योजनाओं में काम आ जाएंगे। इस आशय के साथ सरकार ने एक आईएएस अधिकारी को इसकी योजना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी और उनसे बोला गया कि इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, ये भी हमें बताइए। तो बड़े होशियार किस्म के आईएएस अधिकारी ने सरकार को बताया। बोले, साहब, जब से सरकारी अधिकारी कर्मचारी नौकरी में लगते हैं तो पहले महीने से ही ग्रेच्युटी और पीएफ की राशि सरकार के पास जमा होने लगती है। सरकार का वित्त विभाग उस ग्रेच्युटी और पीएफ की राशि को निवेश प्रणाली में डालता है और निवेश प्रणाली से जो आय होती है वो सरकार को मिलने वाली सुविधाओं में समायोजित की जाती है। जब 25 साल की नौकरी हो जाती है एक कर्मचारी की, तब तक ग्रेच्युटी और पीएफ की राशि सरकार के पास इतनी अधिक जमा हो जाती है कि उसको निवेश प्रणाली में डालने से जो आय होती है वो वर्तमान वेतन से ज्यादा होती है। अर्थात जिसने 25 साल की नौकरी कर लिया है उसे सरकार को अपने तिजोरी का ताला खोलकर वेतन देना ही नहीं पड़ता, उसकी जमा राशि से ही उसके वेतन की व्यवस्था हो जाती है। इसलिए यदि आप रिटायरमेंट आयु बढ़ाते हैं तो फायदे की बात है, क्योंकि ये फ्री के कर्मचारी हैं, इनको हमको वेतन ही नहीं देना पड़ता। दूसरी बात, यदि ये रिटायर होते हैं तो अपनी सारी राशि तो लेकर चले जाते हैं, लेकिन वेतन की आधी राशि के बराबर की राशि पेंशन के रूप में देनी पड़ती है और उस पेंशन का टेंशन सरकार पर आ जाता है और सरकार को अपने तिजोरी का ताला खोलकर पेंशन देनी पड़ती है। तीसरी बात, जितने कर्मचारी रिटायर होंगे उतनी ही नई नियुक्ति करनी पड़ती है और नव नियुक्त कर्मचारियों को वेतन देना पड़ता है और उस वेतन का भार भी सरकार के खजाने पर पड़ता है। इसलिए कर्मचारियों की वे सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाना हर दृष्टि से फायदेमंद है, क्योंकि ये फ्री के कर्मचारी हैं। इस रिपोर्ट को देखते ही सरकार ने
सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल से बढ़ाकर 60 साल कर दिया। 2 साल सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का बड़ा अच्छा असर सरकार ने देखा। न एक मुश्त राशि देनी पड़ी, ना पेंशन देनी पड़ी, ना नई नियुक्ति करनी पड़ी, और ऊपर से जो कर्मचारी चल रहे हैं वो फ्री के कर्मचारी हैं, इनके वेतन की व्यवस्था भी उन्हीं की जमा राशि से होने लगी। तो सरकार ने सोचा कि और भी क्यों ना 2 साल सेवानिवृत्ति आयु बढ़ा दी जाए। इस आशय के साथ सरकार कदम आगे बढ़ाने वाली थी कि और भी होशियार IAS अधिकारी सामने आया और उसने बोला, साहब एक साथ सेवानिवृत्ति आयु 2 साल मत बढ़ाइए, नहीं तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। अगर युवा भड़क कर सड़क पर उतर आए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो क्या करें? पायलट प्रोजेक्ट बनाइए। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? किसी योजना को लागू करना हो तो उस योजना के एक अंश को लागू करके देखा जाता है कि इसका क्या असर है। यदि असर अपने अनुकूल रहा तो योजना को आगे बढ़ा देते हैं, और असर प्रतिकूल असर दिखाने वाला दिखाई दिया तो उस योजना को रोक देते हैं। तो उन्होंने बोला कि साहब पहले कुछ अधिकारी कर्मचारियों की 2 साल सेवानिवृत्ति आयु बढ़ा दीजिए और देखिए युवा भड़कते तो नहीं। अगर युवा नहीं भड़के तो आप फिर सबकी सेवानिवृत्ति आयु 2 साल बढ़ा दीजिए। तो सरकार ने इसी आशय के साथ डॉक्टर्स प्रोफेसर्स की सेवानिवृत्ति आयु 2 साल बढ़ाकर 62 साल कर दी। और 2 साल तक देखा गया युवा कहीं सड़क पर तो नहीं उतरते। युवा क्यों सड़क पर नहीं उतरे? युवा अकर्मण्य नहीं है, लेकिन युवा इसलिए सड़क पर नहीं उतरे कि उनको माँ बाप का ध्यान था, परिवार का ध्यान था। यदि वो सड़क पर उतर गए, FIR वगैरह दर्ज हो गई तो उनका भविष्य चौपट हो जाएगा, इसीलिए वो सड़क पर नहीं उतरे। तो सरकार ने सोचा कोई विरोध नहीं है। विरोध न देखकर उन्होंने सबकी सेवानिवृत्ति आयु 62 साल कर दी। अब सबकी 62 होने के बाद में सरकार दूसरे विचार पर बढ़ी। बोले इसी तरीके से धीरे धीरे 70 साल तक बढ़ते हैं, सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाते चलते हैं। और इस आशय के साथ उन्होंने फिर पायलट प्रोजेक्ट के तहत डॉक्टर्स प्रोफेसर्स की सेवानिवृत्ति आयु 3 साल बढ़ाकर 65 साल कर दी। उसमें स्पष्ट उल्लेख किया 3 साल तक देखते हैं। यदि डॉक्टर्स प्रोफेसर्स की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का विरोध नहीं होता तो फिर बाकी बचे हुए सारे अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु भी 65 साल कर देंगे। तो अप्रैल 2022 की बात है, जरा ध्यान दीजिए। अप्रैल 2022 की बात है। सरकार ने निर्णय ले ली कि अब बचे हुए सारे अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 65 साल कर दी जाए और डॉक्टर्स प्रोफेसर्स की सेवानिवृत्ति आयु 68 साल कर दी जाए। तो मित्रों, आप लोगों के लिए प्रसन्नता का विषय यह है, चाहे कुछ देर के लिए क्यों न हो, लेकिन यह है कि हमने उसके बाद में 2 मई 2022 को सम्यक अभियान की शुरुआत रीवा के ऐतिहासिक पद्मदर पार्क से कर दिया। और इस राज्य के इतिहास में पहली बार सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का विरोध संगठित रूप से किया गया। उसका नतीजा क्या हुआ? सरकार के कदम ठिठके और सरकार ने सोचा अभी इसको लागू करना ठीक नहीं है, लेकिन सरकार निर्णय ले चुकी है और ये जब निर्णय लेती है तो जल्दी झुकती नहीं है, आपको भी पता होगा। तो अभी हाल में मैं सीधा उस पे आ जाता हूं। अभी हाल ही में सरकार के कदम रुके हैं कुछ दिन के लिए, उन्होंने निर्णय को वापस नहीं लिया। अभी 3 दिन पहले मेरे पत्रकार बंधु 1-2 बैठे तो हैं ही, अभी 3 दिन पहले सरकार ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया। शिक्षा विभाग से आदेश निकला कि अब शिक्षक 65 साल तक नौकरी कर सकेंगे। 65 साल शिक्षा विभाग से आदेश जारी हो चुका है 65 साल तक नौकरी करने के लिए। देखिए तरीका कितना अच्छा निकाली सरकार ने। ठीक है, आप सेवानिवृत्त हो जाएंगे, लेकिन सेवानिवृत्त होंगे तो वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में मिलेगी और जो वेतन के बराबर की बाकी जो राशि बची है उस राशि को हम लोग आपको पुनर्नियुक्ति के रूप में देने लगेंगे, अतिथि शिक्षक के रूप में देने लगेंगे। मतलब अगर 30,000 रुपए आपको पेंशन मिल रही है तो 30,000 रुपया ये अतिथि शिक्षक का वेतन भी हो जाएगा 60,000। हमारे को 30,000 रुपए में ढेर सारे युवाओं को नौकरी लग सकती है। युवाओं को और ध्यान नहीं है उनका, तो फिर उन्होंने आदेश निकाल दिया। यहां तो ये गलती की। और एक दूसरी चीज क्या किया, सरकार का EPFO, भारत सरकार का EPFO, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, भविष्य निधि संगठन ने भारत सरकार को बड़ी अजीबोगरीब रिपोर्ट भेजा है। इस
मैं आप लोग जितने भी उपस्थित हैं यहाँ, मैं सबसे आग्रह करता हूं इसे अपने सम्मान से जोड़ के देखिएगा, इसे अपने माता पिता के सम्मान से जोड़ के जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग अपने माता पिता के सम्मान से जोड़ के नहीं देखते और आपका खून नहीं खवलता, तो फिर हमारे कवि हृदय लोग बैठे हुए हैं, केशव चौहान जी और हमारे संतोष द्विवेदी जी, ये बोलेंगे खून नहीं ये पानी है। आप समझ सकते हैं। तो क्या लिखा उन्होंने, ईपीएफओ ने भारत सरकार को रिपोर्ट, पहली बार मैंने ऐसी रिपोर्ट लिखा अब लोग जल्दी मरते नहीं हैं, दवा खा खा कर लंबे समय तक जीते हैं। और यदि ये सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं तो पेंशन का भार सरकार पर पड़ रहा है। यदि पेंशन के भार को कम करना है तो सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु एक साथ 5 साल बढ़ा दी जाए। तो मित्रों क्या होगा, यदि भारत सरकार ने 5 साल सेवानिवृत्ति आयु एक साथ बढ़ा दी तो मध्य प्रदेश सरकार ने 65 और 68 साल का निर्णय पहले ही ले रखी है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में सेवानिवृत्ति आयु 70 साल और 73 साल हो जाएगी। आप सोचिए क्या होगा। अरे भाई 10 साल तक कोई वैकेंसी नहीं निकलेगी, जब पद ही खाली नहीं होंगे तो वैकेंसी कैसी निकलेगी। आप कहेंगे ओवर एज हो जाएंगे, ओवर एज होने की कोई चिंता हमें नहीं है। हमें तो चिंता है कि युवाओं का ये देश अवसादग्रस्त युवाओं का देश कहीं ना बन जाए। चिंताजनक यही। तो ये चिंता का कारण है, ये समस्या का मूल है। मैं इसी समस्या से आप लोगों को अपने साथ ले जा रहा हूं समाधान की ओर। तो हमने ये निर्णय लिया, इसका समाधान क्या हो सकता है। 31 जुलाई 2024 डेट ध्यान रखिए, 31 जुलाई 2024 को मैंने एक तारीख तय किया। एक आईएएस अधिकारी से आग्रह किया कि भैया हमको ये पता लगाना है कि यदि 31 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल लागू कर दी जाती है तो कुल कितने अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो हमारे पास काफी मंथन करने के बाद आंकड़ा छनकर आया, यदि 31 जुलाई 2024 को 58 साल सेवानिवृत्ति आयु लागू की जाती है तो मध्य प्रदेश में शासकीय अर्धशासकीय निगम मंडल बोर्ड जनपद एवं शासकीय उपक्रमों के कुल 5,30,000 अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो हमने निर्णय लिया सम्यक अभियान के माध्यम से। सम्यक अभियान क्या, युवाओं का संकल्पित अभियान, युवाओं का संगठित अभियान। इस अभियान के माध्यम से निर्णय लिया कि हम 1 जनवरी 2024 को युवा दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे, युवा दिवस मनाएंगे। जरा जोर से बोलिए आप, चाहे जितने भी आवाज तेज होनी चाहिए। क्या मनाएंगे, युवा दिवस मनाएंगे। और उस दिन सरकार के सामने हम एक संकल्प पत्र रखेंगे। उस पत्र में ड्राफ्ट में क्या लिखा होगा, मध्य प्रदेश में तत्काल प्रभाव से शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल लागू की जाती है और इसका सुनिश्चित क्रियान्वयन 31 जुलाई 2024 को कर दिया जाएगा। इस आदेश पर मित्रों जैसे ही हस्ताक्षर होते हैं, हस्ताक्षर तो करना पड़ेगा, आप लोग डाउट में मत रहिए, हस्ताक्षर कराते हमें आता है, कैसे हस्ताक्षर कराना है, हस्ताक्षर उनसे हम करवा लेंगे। तो जैसे ही हस्ताक्षर होते हैं मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2024 से 31 जुलाई 2024 के बीच 7 माह की अवधि में 5,30,000 युवाओं के लिए सम्मानजनक सरकारी नौकरी का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अब युवा साथियों, दूसरी बड़ी जटिल समस्या जिसके बारे में आप लोगों ने अभी तक नहीं सोचा, देश जब स्वतंत्र हुआ तो देश के नीति निर्धारकों की चिंता श्रमिकों के प्रति बढ़ी कि ये श्रमिकों के साथ जिसको जैसी मर्जी जितनी बड़ी मजदूरी दे देता है, बड़ा अन्याय इन लोगों के साथ होता है। उनकी चिंता सही थी और उनकी चिंता के साथ में मैं भी अपने आप को जोड़ के चलता हूं कि जो भी निर्णय लिया गया उस समय सही निर्णय लिया गया। तो क्या हुआ, सन 1948 में सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम संसद में पेश किया। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत 3 स्लैब बनाए गए, अकुशल, अर्धकुशल और कुशल। जैसे मकान बनाने में गारा मिट्टी का काम करने वाले अकुशल,
जो ईंटे की जोड़ाई उड़ाई करने लगे अर्धकुशल, और जो मकान बनाने में निपुण हो जाए उसे कुशल श्रमिक कहा जाता है। इन तीनों वर्ग के कर्मचारियों श्रमिकों के लिए, जो अशिक्षित वर्ग के श्रमिक हैं, उनके लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में पारित हो गया। उसके 11 साल बाद 1959 में पहली बार प्राइवेट स्कूल के शिक्षक न्यायालय में गए, और न्यायालय में जाकर प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों ने कहा, साहब ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है और ये हमारा वेतन, हमें इतना कम वेतन मिल रहा है। न्यायालय ने कहा, श्रमिकों के लिए बना कानून शिक्षकों पे लागू नहीं होता, मामला खारिज। उसके बाद में प्राइवेट सेक्टर के अपने मंडीदीप क्षेत्र के, मान के चलिए ऐसा पहले ये नहीं था, औद्योगिक क्षेत्र नहीं था, और भी औद्योगिक क्षेत्र के टेक्नीशियन, भिन्न भिन्न वर्ग के कर्मचारी न्यायालय में पहुंचे और उन्होंने कहा कि साहब ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, हमको इतना कम वेतन मिल रहा है। तो न्यायालय ने कहा, शिक्षित वर्ग के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन संबंधी अब तक किसी भी प्रकार के कानूनी प्रावधान लागू नहीं है, जिसके कारण न्यायालय की ओर से किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं दी जा सकती। देश को स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए, राजनीति करने वाले भी 1 2 3 पीढ़ी बीत गए। हम राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, यहां लोकनीति की बात कर रहे हैं। लोकनीति शब्द याद रख लीजिएगा, राजनीति करने वालों को नकारिए, लोकनीति करने वालों को स्वीकारिए। तो अब तक किसी ने चिंतन ही नहीं किया कि ऐसे कैसे हो रहा है भाई। प्राइवेट स्कूल के शिक्षक को अभी भी 3000 रुपए महीना मिल रहा है, और सरकारी में कम से कम 22,000 से शुरुआत होती है। प्राइवेट के लिपिक को अभी भी 6-7 हजार रुपए महीना मिल रहा है, और सरकारी में चले जाए तो 28,000 से शुरुआत होती है। और मित्रों जरा सोचिए तो सही, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद प्राइवेट में नौकरी करने जाए तो 10,000 में नौकरी करने विवश है, सरकारी में 42,800 रुपए से शुरुआत होती है। इतना अंतर कैसे? ये लोकतांत्रिक देश है, स्वतंत्र देश है, आजाद देश है। कैसी आजादी, कैसा लोकतंत्र, ये सोचने लायक विषय है। इतना अंतर कैसे, इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। हमने सोचा, हम देश के नामी उद्योगपतियों के पास भी गए विचार विमर्श करने के लिए। आज एक उद्योगपति महोदय औद्योगिक संगठन के पदाधिकारी आए थे, तो हमने कई उद्योगपतियों से मिला, वो चले गए जल्दी में, उनको जल्दी जल्दी एग्रीमेंट साइन करना था इसलिए चले गए। मैंने आज आपको युद्धवीर जी से बोला था, मैंने आज युद्धवीर जी से आग्रह किया था कि ये भिन्न भिन्न उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों को भी अवश्य बुलाइए। हम निश्चित रूप से अगले बार उनका भी सम्मेलन करेंगे, उनके बीच भी मैं आऊंगा। तो उद्योगपतियों के बीच गया, देश के नामी अर्थशास्त्रियों के बीच गया, सबके बीच जाके विचार विमर्श करके एक ड्राफ्ट तैयार किया। तो ड्राफ्ट क्या है, मैं ड्राफ्ट पढ़ के बताता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। उस ड्राफ्ट में लिखा होगा, मध्य प्रदेश में तत्काल प्रभाव से न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू करने संबंधी संकल्प जारी किया जाता है। इस संकल्प के तहत विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा। विधेयक पारित होते ही राज्य में शासकीय क्षेत्र के एलडीटी, यूडीटी, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एलडीसी, यूडीसी, स्टेनो एवं भिन्न भिन्न पदों पर कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को नियुक्ति के समय जितना न्यूनतम वेतन निर्धारित है, उतना ही न्यूनतम वेतन निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी कर्मचारियों को देना होगा। लेकिन यह अधिनियम पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि पर लागू नहीं होगा, क्योंकि शासकीय क्षेत्र में जहां पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि के लिए निर्धारित कालावधि का प्रावधान है, वहीं निजी क्षेत्र में कर्मचारी अपनी उपयोगिता साबित करके अल्पावधि में ही वेतन वृद्धि एवं पदोन्नति का लाभ ले सकता है। तो इस ड्राफ्ट के मूल अंश को समझिए, यही है कि यदि इस ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, संकल्प पर हस्ताक्षर सरकार कर देती है और विधेयक पारित हो जाता है, तो मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां सरकारी और निजी क्षेत्र में एक समान वेतन की व्यवस्था होगी। युवा साथियों, तीसरी बड़ी जबरदस्त समस्या है, और वो समस्या प्रदेश में बाकी अंचल में कितनी है वो तो बात अलग है, लेकिन इस मंडीदीप में सबसे ज्यादा है। इस समस्या से अगर पीड़ित लोग, मेरे 20 लोगों ने भी बात सुन लिया तो मेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि वो 20 लोग 20,000 लोगों तक संदेश पहुंचा देंगे।
युवा साथियों, ये आउटसोर्सिंग से नियुक्ति सबसे बड़ी समस्या है या नहीं है? बताइए आप लोग, जितने लोग हैं, कुछ लोग हैं इससे पीड़ित। आउटसोर्सिंग से नियुक्ति सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं है ना? तो आउटसोर्सिंग के बारे में जब बात की जाती है तो यहां कुछ कांग्रेस के नेता हैं, क्योंकि भाई ये गैर राजनीतिक अभियान है और ये जरा सरकार पर बत्ती पड़ रही है, तो सरकार के खिलाफ रहने वाले जरूर साथ में आ जाते हैं। तो मैं तो कहता हूं जिसको आना है आ जाओ। तो कांग्रेस वाले कब घिरे महसूस करते हैं, असहज कब महसूस करते हैं? जब सत्ता पक्ष वाले बोलते हैं क्या बात करते हो, आउटसोर्सिंग से नियुक्तियां क्या हमारे टाइम में शुरू हुआ है? तो तुम्हारे टाइम में शुरू हुआ था, बहुत पहले से शुरू हो गया। तो ये चुप हो जाते हैं, बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि इनको पता ही नहीं होता हम क्या जवाब देंगे। सच्चाई है ये, इसको मानना पड़ेगा। तो मैं ये बताना चाहता हूं, मैं कांग्रेस की ओर से कोई तरफदारी नहीं करता, कोई प्रवक्ता नहीं हूं कांग्रेस का, लेकिन ये सच्चाई सामने रख रहा हूं आज। सन 1991 में 1991 की बात है। 1991 में जब देश में आर्थिक उदारीकरण लागू किया गया, उस समय देश के अर्थशास्त्री, वित्त मंत्री, जो विश्व के नामी अर्थशास्त्री, उनका ध्यान नॉलेज प्रोवाइडर कंपनी और सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों की ओर गया, क्योंकि ये दोनों ही नेचर की कंपनियां कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं होती थी, जिसके कारण में इन कंपनियों के कर्मचारियों को न्यूनतम स्तर की सुविधाएं भी नहीं मिल पाती थी। अब ये नॉलेज प्रोवाइडर कंपनियां क्या थी? कोई भी कंपनी है जो बहुत विशेषज्ञ लेवल के कर्मचारी सारे के सारे कंपनियां नहीं रख पाते, और उस विशेषज्ञ नेचर की सेवाएं देने के लिए कुछ कंपनियां बनती थी और उस नेचर की कर्मचारी वहां अपनी सेवा देकर आ जाते थे अंशकालिक कार्य के लिए, तो उनको बोला जाता था नॉलेज प्रोवाइडर कंपनियां। उसी प्रकार सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां क्या होती थी? जैसे विद्युत मंडल है, विद्युत मंडल में पावर प्लांट है, पावर प्लांट में बॉयलर है, तो बॉयलर की मेंटेनेंस के लिए कभी कोई नियमित कर्मचारी नहीं होते। तो बहुत पहले से ही विद्युत मंडल को अगर बॉयलर का मेंटेनेंस कराना है तो बॉयलर बनाने में एक्सपर्ट कंपनी को आउटसोर्स करके काम दिया जाता था, और वो बॉयलर बनाते तक ही उनका काम रहता था, यानी पीस वर्क था। तो ये सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां कहलाती थी। देखा गया कि ये दोनों नेचर की कंपनियां कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए इन कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। तो सरकार ने नॉलेज प्रोवाइडर कंपनियों का रजिस्ट्रेशन केपीओ, मैंने जो पहले केपीओ बोला था वो वाला ये केपीओ नहीं है भाई, ये दूसरा केपीओ है। केपीओ अर्थात नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग के तहत रजिस्ट्रेशन करने का निर्णय लिया, और सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों का रजिस्ट्रेशन बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग अर्थात बीपीओ के तहत करने का निर्णय लिया। और यह निर्णय सिर्फ इसलिए लिया गया था कि इन कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों का शोषण ना हो। बाद में बहुत अच्छा चला, ये कंपनी के कर्मचारियों को भी न्याय कुछ हद तक मिलने लगा, कुछ हद तक, बाकी कोई मिनिमम कोई सुविधा नहीं थी। लेकिन 2014 के बाद, ध्यान देने योग्य बात यह है, 2014 के बाद केपीओ के तहत रजिस्टर्ड कंपनियों ने आउटसोर्सिंग कंपनियां, जो बीपीओ के तहत रजिस्टर्ड कंपनियां थी, उनके लिए कर्मचारियों का चयन करना शुरू कर दिया। कर्मचारियों के चयन के लिए कंसल्टेंसी कंपनी बनकर केपीओ के तहत रजिस्टर्ड कंपनियां सामने आई और दलाली का एक प्लेटफॉर्म बन गया। दूसरा दलाली का प्लेटफॉर्म बना, बीपीओ के तहत रजिस्टर्ड कंपनियां आउटसोर्सिंग कंपनी बन के आई, जो कि पहले भी आती थी, कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन पहले पीस वर्क का कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता था, कार्य विशेष की जिम्मेदारी ली जाती थी, कार्य विशेष को संपादित करना ही उनका काम था। लेकिन अब क्या हो गया, 2014 के बाद में वे क्या हो गए, मेन पावर सप्लायर कंपनियां बन गई, मेन पावर सप्लायर कंपनियां। बहुत दुखद बात है, मेन पावर सप्लाई की इजाजत किसी कंपनी को नहीं है। सन 1951 में 1957 में इस देश के पहले श्रम राज्य मंत्री रतन लाल मालवीय ने जिनेवा में भाषण देते हुए ये बात रखी थी
कि इस देश में कभी श्रमिकों के साथ में अन्याय नहीं होगा, दलाली नहीं होगी, कर्मचारियों की कभी दलाली नहीं होगी, मेन पावर कभी सप्लाई जैसे शब्द नहीं रहेगा। और उनकी बातों को, विश्व गुरु है भारत को विश्व गुरु माना जाता है, तो उनकी बातों को गंभीरता से लेते हुए विश्व के विकसित और विकासशील राष्ट्रों ने उसके अनुरूप कानून बनाए और वहां पर मेन पावर की सप्लाई प्रतिबंधित कर दी गई। अमेरिका जैसे देश में आउटसोर्सिंग से अगर कहीं नियुक्ति होती है तो क्या बोलते हैं, बॉडी परचेसिंग, बड़ा गंदा शब्द बोलते हैं। लेकिन हमारे इस देश में जो विश्व गुरु बन के सामने आया था, इस देश में मेन पावर की सप्लाई बकायदा सरकार भी करने लगी। अब विद्युत मंडल को जरा ध्यान देके सुनिए, अब विद्युत मंडल को मीटर वाचक, असिस्टेंट लाइनमैन, सुपरवाइजर, सर्वेयर चाहिए तो वह वैकेंसी नहीं निकालते, टेंडर निकालते हैं। और टेंडर भरने वाली बीपीओ के तहत रजिस्टर्ड कंपनी होती है जिसको आउटसोर्सिंग कंपनी कहते हैं। जिसका टेंडर पास हुआ वो तत्काल कंसल्टेंसी कंपनी के पास में जाता है और कंसल्टेंसी कंपनी आप सारे युवाओं को मैसेज भेजती है कि इसी योग्यता के इतने इतने कर्मचारी चाहिए। जब युवा आवेदन करते हैं तो आवेदन करने के बाद कहते हैं ठीक है भैया आपको 16,000 रुपए महीने की नौकरी लग जाएगी, लेकिन 3 महीने की वेतन की बराबर की राशि कंसल्टेंसी फीस के रूप में जमा करनी पड़ेगी 48,000 रुपए। तो पहले दलाली 48,000 रुपए दो तब नौकरी में लगो। अब नौकरी में करने गए तो वहां 16,000 रुपए महीना नहीं देके आउटसोर्सिंग कंपनी 11,000 रुपए महीना देती है और 5,000 रुपए महीना अपना कमीशन काट लेती है। इतना अधिक अन्याय हो रहा है। तो मध्य प्रदेश में सरकारी विभागों में 70% पदों पर बकायदा टेंडर के माध्यम से भर्ती की जा रही है, आउटसोर्सिंग से 70% पदों पर। और हमने आंकड़े निकाले हैं तो मध्य प्रदेश में 9,80,000 पदों पर सरकारी, अर्धशासकीय, निगम, मंडल, बोर्ड और जनपद और क्या कहते हैं कि भाई शासकीय उपक्रमों में नियुक्ति की जा चुकी है 9,80,000 पदों पर। तो हम 1 जनवरी 2024 को याद रख लीजिए, हम 1 जनवरी 2024 को हर हालात में मध्य प्रदेश में आउटसोर्सिंग प्रक्रिया पद्धति से नियुक्ति प्रक्रिया पर पूर्णतः प्रतिबंध लगवा के रहेंगे। और जैसे ये प्रतिबंध लगेगा 9,80,000 पदों पर सरकारी विभागों में जो आउटसोर्सिंग से नियुक्ति की गई है उनके स्थान पर नियमित नियुक्ति करनी पड़ेगी। तो ये 9,80,000 और 5,30,000 58 साल सेवानिवृत्ति आयु लागू करने पर इस प्रकार 15,10,000 युवाओं के लिए सम्मानजनक सरकारी नौकरी का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। राधे राधे। इसके साथ साथ ये जितनी प्राइवेट कंपनियां हैं, जितनी प्राइवेट कंपनी है, चाहे सतलापुर हो, मंडीदीप हो, बोरगांव हो, चाहे पीथमपुर हो, चाहे गोविंदपुरा हो, सब में हर कंपनी में 90% पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती की जा चुकी है। आप सब लोग जानते हैं 90% पदों पर क्या बोलते हैं, कच्चे में लगा है, अभी पक्के में नहीं लगा है। ये कच्चे और पक्के का खेल आप लोग अच्छे से जानते हैं। ये कच्चे वाला खेल 1 जनवरी 2024 के बाद पूर्णतः खत्म हो जाएगा। साथियों, ये तो बात तीसरी हुई। चौथी समस्या भी आपके मंडीदीप से ही ज्यादा संबंधित है, बहुत बड़ी समस्या है। जनवरी 2020 में कोरोना भारत में केरल तक पहुंच गया था, केरल तक पहुंच गया था। बड़ी संकट की स्थिति, संकट का आहट थी, बड़ी विचित्र स्थिति। भैया संकट आ रहा है, कोरोना आ रहा है, आप लोगों को सिर्फ पता है कोरोना ही आ रहा है कह के। अरे उस समय एक और बहुत बड़ा संकट आ रहा था। विदेशी उद्योगपतियों का प्रतिनिधि मंडल हमारे देश के सत्ताधीश से मिला जनवरी 2020 में, जनवरी 2020 की बात है। सत्ताधीश से मिलते हुए उन्होंने कहा कि साहब निवेश के लिए ये देश बहुत अच्छा है, यहाँ उद्योग हम लगाना चाहते हैं। उन्होंने कहा आइए स्वागत है। तो बोले वो तो स्वागत तो है, ठीक है आपका, लेकिन हमारे सामने बड़ी समस्या BR अम्बेडकर है। तो बोले BR अम्बेडकर मतलब? तो बोले उन्होंने जो अंग्रेजों के टाइम में 12 से 14 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी हुआ करती थी उसको 8 घंटे में बदल दिया था।
और ऐसे ऐसे श्रम कानून बना दिए थे कि अब कर्मचारियों को एक बार नौकरी में रख लो, निकाल ही नहीं सकते, निकालने जाओ तो वो न्यायालय चले जाता है। तो आप उन सारे श्रम कानूनों को हटा दीजिए और 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी को अंग्रेजों के समान 12 घंटे में तब्दील कर दीजिए। तो साथियों, हमारे सत्ताधीश ने कहा कोई बात नहीं, हमारा दिल बहुत बड़ा है, सीना चौड़ा देख ही रहे हो, तो दिल कितना बड़ा होगा अनुमान लगा सकते हो, और ये दिल हमारे उद्योगपतियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए दिल बड़ा करते हुए उन्होंने 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी जो B.R. अम्बेडकर ने लागू किया था अंग्रेजों के सिस्टम को बदलकर, उसको 12 घंटे में तब्दील कर दिया और सारे श्रम कानूनों को हटा दिया। उससे नतीजा क्या हुआ, ये तो यहां पर की बात है, अभी नतीजे पे नहीं आता। उससे पहले एक बात बता दूं, उन्होंने ये व्यवस्था लागू कर दिया, बाकी कई राज्यों में लागू हुआ। मध्य प्रदेश में दूसरी पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने लागू नहीं किया, लेकिन बाद में यहां पर एक सत्ता का खेल हुआ और सत्ता के खेल में पासा पलटा। पासा पलटने के बाद में सरकार दूसरी आई और दूसरी सरकार ने मई 2020 में सारे श्रम कानूनों को निलंबित करते हुए 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी को 12 घंटे में तब्दील कर दिया। इससे नतीजा क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी को 12 घंटे में तब्दील किया तो 2000 की 3 शिफ्ट हो रही थी। अगर किसी कंपनी में 6000 कर्मचारी कार्यरत थे तो अब वो 3 शिफ्ट 2 शिफ्ट में बदल गई और 2000 कर्मचारी बाहर चले गए। इसी प्रकार आपके एरिया की कई कंपनी में हुआ है। इसी प्रकार जिन कंपनियों में पुराने कर्मचारी कार्यरत थे, जिनकी वेतन 70-80 हजार 90 हजार हो गई थी, तो कंपनी उनको इसलिए नहीं हटा रही थी कि हटाएंगे तो न्यायालय में चले जाएंगे, श्रम कानून हटे तो अब तो कंपनी ने बोला अब कौन फर्क पड़ने वाला है, अब कौन न्यायालय जाएगा। उन्होंने सारे कर्मचारियों को हटा दिया और 80-90 हजार के स्थान पर 8-9 हजार के आउटसोर्सिंग के कर्मचारी रख लिया। अब ये तो हुआ, अंधाधुंध बेरोजगारी बढ़ी, सब लोग नौकरी छोड़ छोड़ के जाने लगे और आपदा को अवसर में बदलने की कला सिखाने वाले ने उस कोरोना आपदा को अपने लिए अवसर में बदलते हुए प्रचारित करना शुरू कर दिया कि ये कोरोना की वजह से बेरोजगारी बढ़ी। ये कोरोना की वजह से बेरोजगारी बढ़ी थी क्या? बेरोजगारी बढ़ी थी कानून में बदलने की वजह से। तो हम क्या करेंगे, 1 जनवरी 2024 से हर हालत में पुनः 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी लागू करवा के रहेंगे। और दूसरी चीज क्या करेंगे, सारे श्रम कानूनों को बहाल करवाएंगे और सरकार का एक प्लेसमेंट डिपार्टमेंट बनवाया जाएगा। प्लेसमेंट डिपार्टमेंट क्या करेगा, निजी क्षेत्र में कार्यरत जितने भी कर्मचारी होंगे उन सारे कर्मचारियों का डिटेल अपने पास रखेगा, जानकारी रखेगा, और यदि किसी कंपनी घाटे में चल रही हो या बंद होने की स्थिति में हो जिसके कारण छटनी करने की आवश्यकता हो तो उसे ये अप्रूवल लेना पड़ेगा प्लेसमेंट डिपार्टमेंट से। और ये अप्रूवल देते समय ही प्लेसमेंट डिपार्टमेंट यह सुनिश्चित कर लेगा कि समान नेचर वाले कार्य वाली दूसरी कंपनी में निकाले जाने वाले कर्मचारियों को प्लेसमेंट दिला दिया जाए। इससे कभी भी युवाओं के जीवन में अनिश्चितता नहीं आएगी और उनके बच्चे अगर स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे होंगे तो उनकी पढ़ाई नहीं रुकेगी। ये यहाँ इस क्षेत्र से संबंधित ज्यादा विषय है, यहाँ ज्यादा प्रचारित करने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है। अब आती है पांचवी बात। पांचवी बात हमारी आरक्षण से संबंधित है। देश जब हमारा स्वतंत्र हुआ तो हमारे देश के नीति निर्धारकों को मैदानी क्षेत्र में रहने वाले जातिगत उपेक्षा के शिकार समाज की चिंता सताई। तो उन्होंने कहा इन्हें आरक्षण देकर मुख्य धारा से जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार वनांचल में रहने वाले आदिवासियों को भी मुख्य धारा से जोड़ने हेतु आरक्षण देने पर विचार किया गया। तो 1931 में जातिगत आधार पर जनगणना हुई थी, उसके आंकड़े उठाए गए तो देश में 7.5% आबादी आदिवासी वर्ग की पाई गई और 15% आबादी अनुसूचित जाति वर्ग की पाई गई। इसके आधार पर 22.5% आरक्षण SC ST वर्ग को
दे दिया गया। उसके बाद देखा गया कि इसमें तो आदिवासी वर्ग या जो भी वर्ग जिसको आरक्षण दे रहे हैं उसका अन्याय हो सकता है उनके साथ में, क्योंकि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां 50% से अधिक आबादी इस वर्ग की है, तो उन्होंने राज्य को यह अधिकार दे दिया। राज्य को क्या अधिकार दे दिया कि राज्य अपने अपने राज्य में आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित करे। लेकिन जैसे ही यह अधिकार राज्य को दिया गया, उसी समय कुछ लोग न्यायालय में चले गए और न्यायालय ने व्यवस्था दिया कि राज्य आबादी के अनुपात में आरक्षण तो सुनिश्चित कर सकता है, लेकिन किसी भी कीमत में आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह व्यवस्था न्यायालय ने दिया। लेकिन आबादी के अनुपात में आरक्षण देने का अधिकार राज्य को मिलने के कारण मध्य प्रदेश जैसे राज्य में 20% आबादी आदिवासी वर्ग की थी और 16% आबादी अनुसूचित जाति वर्ग की थी, इसलिए दोनों को मिलाकर 36% आरक्षण उसी समय दे दिया गया। उसके लगभग 30 साल बाद 1979 में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समाजों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की बात आई, तो उसके लिए मंडल आयोग का गठन किया गया 1979 में। उस मंडल आयोग ने राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में, यह बात जरा सुनने लायक है आप लोगों को, उस मंडल आयोग ने राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में सन 1985 में अपनी रिपोर्ट अनुशंसाओं के साथ में पेश किया। उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा, देश में कुल 44% आबादी ओबीसी वर्ग की है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 50% से अधिक आरक्षण न देने की व्यवस्था सुनिश्चित किया है, देश में पूर्व से ही 22.5% आरक्षण SC/ST वर्ग के लिए लागू है, इसलिए आयोग 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को देने की सिफारिश करता है। इस रिपोर्ट को देखते हुए राजीव गांधी ने कहा कि 1931 में जातिगत आधार पर जनगणना हुई थी, उसके बाद में कई परिवर्तन आए, तो इन आंकड़ों पर विश्वास करना संभव नहीं है। दूसरी चीज उन्होंने बोला कि यदि माना जाए कि 44% आबादी ओबीसी वर्ग की है, तो 44% आबादी वाले को 27% आरक्षण देते हैं, तो उनके साथ कैसे न्याय हो सकता है? आखिर उस वर्ग का 17% किसे देंगे? तो उन्होंने माना यह रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण है और रिपोर्ट को त्रुटिपूर्ण मानते हुए उस रिपोर्ट को लागू करने से मना कर दिया। लेकिन जब वीपीसीजी की सरकार बनी 1989 में, तो उन्होंने उन त्रुटिपूर्ण सिफारिशों को ही यथावत लागू कर दिया। उन्हें श्रेय लेने की जल्दीबाजी थी और जैसे ही उन्होंने रिपोर्ट लागू किया, 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तय कर दिया गया। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में 36% आरक्षण SC/ST वर्ग के लिए तय था, इसलिए यहां यदि 27% देते तो 63% हो जाता। तो क्या किया गया? 14% आरक्षण ओबीसी वर्ग को दिया गया। तो ओबीसी वर्ग ने सोचा, पहले भी जनरल में थे, अभी भी जनरल में ही आवेदन भरेंगे, ओबीसी में क्यों 14% के लिए जाए? वो लगातार जनरल में ही आवेदन करते चले गए। लेकिन अभी 3 साल पहले एक विचित्र निर्णय न्यायालय ने ले लिया कि आरक्षित वर्ग का कोई भी व्यक्ति अनारक्षित वर्ग में आवेदन नहीं कर सकता, और इसी के साथ आक्रोश की स्थिति पैदा हो गई, विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई, निश्चित रूप से होगी कि कोई अगर आबादी, किसी वर्ग की आबादी 54% है, 54% आबादी मानी जा रही है यहाँ पर ओबीसी वर्ग की मध्य प्रदेश में, तो वो 14% में कैसे सिमट कर रह सकते हैं? तो ये बात तो सही है मित्रों कि जनगणना का अधिकार केंद्र सरकार का है, राज्य का नहीं, और मैं राज्य के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। लेकिन राज्य सरकार को एक विशेषाधिकार मिला हुआ है, और वो ये है, कोई भी राज्य सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जातिगत आधार पर सर्वे करा सकता है। और उसी आधार पर पंचायत चुनाव के समय न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया था कि राज्य में ओबीसी वर्ग की आबादी के सही आंकड़े पेश करें, लेकिन सरकार ने जानबूझकर सही आंकड़े पेश नहीं किया। हम उसी अधिकार का उपयोग करते हुए 1 जनवरी 2024 के बाद यह सुनिश्चित कराएंगे कि मध्य प्रदेश में
जातिगत आधार पर सर्वे सुनिश्चित हो। और वो सर्वे कैसे हो? एससी वर्ग, एसटी वर्ग, ओबीसी वर्ग, जनरल वर्ग, मुस्लिम वर्ग, सिख वर्ग, ईसाई वर्ग, जैन वर्ग। यदि जैन 2% भी है तो उनको अपना न्याय मिल जाना चाहिए, क्या दिक्कत है? अर्थात आबादी के अनुपात में आरक्षण हो जाए, लेकिन आबादी के अनुपात में आरक्षण में एक ही एक वर्ग बार बार आरक्षण का लाभ न ले, इसलिए उसी में 50% आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए दे दिया जाए, परित्यक्ता विधवा महिला के लिए दे दिया जाए, खेलकूद वालों के लिए कोटा दे दिया जाए, हैंडीकैप्ड के लिए दे दिया जाए, फिर भी न्याय नहीं मिलेगा। फिर भी न्याय, समता और समानता का राज सिस्टम लागू नहीं हो सकता, क्योंकि अर्हकारी परीक्षा में या प्रतियोगी परीक्षा में जो सबसे अधिक अंक लाते हैं उनको तो प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए। उनके साथ अन्याय कैसे स्वीकार किया जाएगा? तो प्रत्येक वर्ग की आबादी का 10% बचाकर रख दिया जाए। मान के चला जाए कि 54% आबादी ओबीसी वर्ग की है तो उसका 10% 5.4% होगा। ऐसे सारे वर्ग की आबादी का 10% बचाकर सबसे अधिक अंक लाने वाले, जो अर्हकारी परीक्षा हो प्रतियोगी परीक्षा हो, सबसे अधिक अंक लाने वालों को उत्कृष्ट श्रेणी अर्थात एक्सीलेंस कैटेगरी के तहत रखते हुए 10% आरक्षण एक्सीलेंस कैटेगरी के लिए तय कर दिया जाए। इससे प्रदेश में समता और समानता का सिस्टम लागू है। तो युवा साथियों, ये समता, समानता, सम्यकता, सम्मान और स्वाभिमान पर केंद्रित अभियान है हमारा। इसमें ये 5 बिंदु हैं और इसके अलावा भी हम सरकारी अधिकारियों के सम्मान और स्वाभिमान का भी संकल्प दिलाते हैं। और एक आखिरी बात पर जरूर फोकस कर देना चाहता हूं कि जब देश स्वतंत्र हुआ तो देश केवल राजा महाराजाओं से ही, देश केवल अंग्रेजों से ही स्वतंत्र नहीं हुआ, राजा महाराजाओं से भी स्वतंत्र हुआ, क्योंकि राजतंत्री व्यवस्था में भी काफी कुछ वैसा ही था जैसे अंग्रेजों का सिस्टम था। तो जब देश स्वतंत्र हुआ तो देशी रियासतें 560 रियासतें थी देश में, उनके विलीनीकरण का काम शुरू हुआ तो राजा महाराजाओं ने जम के ब्लैकमेलिंग की। हमें हमारे राजस्व के इतने अनुपात में प्रीवी पर्स चाहिए, हमें इतना इतना अधिकार चाहिए, हम न्यायालय नहीं जाएंगे, न्यायालय को हमारे दरबार पे आना पड़ेगा, इतने तोपों की सलामी चाहिए, आदि आदि। उस समय कोविनेंट मर्जर नामक एक एग्रीमेंट बना प्रत्येक रियासत के लिए। उसमें यह तय किया गया कि ये रियासत इतनी बड़ी है, इनको आजीविका चलाने के लिए इतनी प्रॉपर्टी देनी चाहिए। तो राजा महाराजाओं का ही रास्ता, पहले उनके सारे अधिकारी थे तो उन सारे अधिकारियों से मिलकर उन्होंने जितनी संपत्ति रखने का अधिकार दिया था उतनी तो रखा, बाकी सारी की सारी संपत्ति को भी उन्होंने अपने नातेदार, रिश्तेदार, नौकर, चाकर और तो और कुत्ते बिल्लियों के नाम भी करा दिया और सारी संपत्ति बचा लिया। और बाकी जो एसेट्स थे उनके स्कूल कॉलेज आदि के रूप में या कंपनियों के रूप में, उनको उन्होंने प्राइवेट ट्रस्ट और पब्लिक ट्रस्ट में बदल दिया और सारी की सारी संपत्ति को बचा के रख लिया। तो इंदिरा गांधी ने इन सारे अधिकारों, इन पर बहुत अधिक प्रीवी पर्स मिलता था, इनका बैंकों पर भी बहुत अधिक आधिपत्य था, खदानों पर भी आधिपत्य था, कंपनियों पे भी था। तो इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स बंद करवाई, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाई, खदानों का राष्ट्रीयकरण करवाई, वो जो घाटे में चल रही थी कंपनियां उनका राष्ट्रीयकरण करा दी और सारे युवाओं के लिए सम्मानजनक सरकारी नौकरियों के अवसर मिलने लगे। लेकिन एक काम अधूरा रह गया था, वो चाहती थी कि कोविनेंट मर्जर एग्रीमेंट के आधार पर जितने रियासतदार हैं उनकी संपत्ति का पुनर्आकलन हो और जितने भी ट्रस्ट, प्राइवेट ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट बने उन्हें भंग कर दिया जाए और कोविनेंट मर्जर के अनुसार संपत्ति को बचाकर बाकी सारी संपत्ति को सरकारी कर दिया जाए। एक काम यह अधूरा। दूसरी चीज, जितने महल और किले थे राजा महाराजाओं के, वो महलों और किलों में रहने के लिए अधिकार क्या दिया गया था कि जब तक पूर्व राजा और महाराजा जो 1947 से पहले गद्दी पे बैठे थे वो जब तक जीवित है तब तक महलों और किलों में रहेंगे। उसके बाद ये पुरातत्व महत्व के, ऐतिहासिक महत्व के महल और किले सरकारी हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सारे राजा महाराजाओं के परिजन वंशज जो है विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री बनने लगे और उन्होंने सारे नियम कानून अपने पक्ष में बना लिया और उन किलों और महलों पर अपना स्वामित्व बना लिया और सारी जो 2 नंबर के तरीके से, गलत तरीके से संपत्ति बचा के रखे थे उसको 1 नंबर में बदल दिया। तो अब हम क्या करेंगे, 1 जनवरी 2024 के बाद में मध्य प्रदेश विधानसभा की लाइब्रेरी में रखी कोविनेंट मर्जर नामक किताबों को निकालेंगे
और प्रत्येक रियासत की संपत्ति का पुनर्आकलन करने के बाद में बाकी सारी की सारी संपत्ति को सरकारी करा देंगे। जब वो संपत्ति सरकारी हो जाएगी, महल किले खाली हो जाएंगे, इससे आय के साधन बनेंगे, तो इससे क्या करेंगे, राज्य में इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की चैन विकसित करवाएंगे। इससे राज्य के किसानों की आय 2 से 10 गुना बढ़ेगी और किसानों के बच्चों को इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग कॉन्सेप्ट के बाद में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का चयन स्थापित करने पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में नौकरी लगने लगेगी, आयात निर्यात के कारोबार में जुड़ जाएंगे और 100% बेरोजगारी पर इस राज्य में हम अंकुश पा सकते हैं और इस पर अंकुश पाने के साथ यह राज्य नव क्रांति की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो साथियों, मैंने 15,10,000 शिक्षित वर्ग के युवाओं के लिए नौकरी के कैसे अवसर सरकारी में मिल सकते हैं, प्राइवेट में 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी करने, श्रम कानूनों को यथावत करने और निजी और सरकारी क्षेत्र में वेतन विसंगति को दूर करने से कैसी संभावनाएं मिल सकती है, जिसकी जानकारी आप लोगों को दिया। मैं जानता हूं जितनी संख्या आज समापन के दिन होनी चाहिए थी बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप जितने भी हैं एक एक व्यक्ति संकल्प ले कि हम अधिक से अधिक युवाओं तक संदेश पहुंचाएंगे। और इस जहाँ तक मंडीदीप की बात है तो मंडीदीप में केवल शिक्षित वर्ग के युवाओं तक संदेश पहुंचाने की बात नहीं है, कंपनियों में कार्यरत सारे कर्मचारियों तक मेरा संदेश पहुंचाया जाए, क्योंकि उनकी दिशा और दशा बदलने का संकल्प हमारे सम्यक अभियान से जुड़ा हुआ है और 1 जनवरी 2024 को हम उस संकल्प को पूरा करके रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भास्कर राव रोकड़े जी, इन्होंने यहाँ पर हम सबका मार्गदर्शन किया। साथियों, हमारे बीच में हमारे कुछ साथी और भी हैं जिनको भी अभी स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे और आप थोड़ी देर यहाँ पर और केवल 5 मिनट का आपसे समय लेंगे। और साथ ही हमारे यहाँ पर पत्रकार साथी भी यहाँ मौजूद है जो लंबे समय से यहाँ पर इसका कवरेज कर रहे हैं, बैठे हैं। सबसे बड़ी तपस्या तो पत्रकारों की होती है। पत्रकार इतनी भीड़ में जाता है और मैंने पत्रकारिता से मैं बहुत जुड़ा हूँ, मैं भी बहुत लंबे समय तक आज भी पत्रकार हूँ, तो मैंने पत्रकारों का देखा है, क्योंकि पत्रकारों की इतनी मेहनत होती है कि वो एक स्टोरी लिखने में कई महीने लगा देते हैं और इस स्टोरी को लिखते हैं और समाचार को ढूंढने में, उसको निकालने में, दफ्तरों के चक्कर लगाने में, गरीबों की पीड़ा ढूंढने में बहुत समय लगा देते हैं। जब वो अखबार छपता है और अखबार छपने के बाद जब रात को वो समाचार को छपवा कर सुबह जब होटल पर जाता है तो वही उसी के समाचार में पोहा सामने आ जाता है। बस पत्रकार इतनी मेहनत करता है लेकिन उसकी बात उस होटल से पूरे जन जन तक पहुंच जाती है। ऐसे पत्रकार होते हैं। तो पत्रकारों के लिए तो कहा है कि जमी बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, यदि ये कलम के पुजारी अगर ना रहे तो ये अमन के पुजारी वतन बेच देंगे। ऐसे पत्रकारों साथियों का मैं सादर अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं और यहाँ पत्रकारों का भी सम्मान करेंगे इस मंच के माध्यम से। तो पहले में हमारे जो साथी रह गए थे उनको स्मृति चिन्ह भेंट करें। माई यदुवीर सिंह जी पटेल और हमारे यहाँ पर प्रकाश राय जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। प्रकाश राय जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले आपके स्वागत है जो हमारे यहाँ पर है अंकित पांडे जी, इस यात्रा में साथ चल रहे थे, इनका स्मृति चिन्ह अपन नहीं दे पाए थे इस समय, इनका स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। आप जोरदार तालियों से स्वागत करिए। हेमराज संकुले जी भी हमारे बीच में हैं, ये पद यात्रा के सहभागी रहे हैं, पिपरिया से हैं, आप इनका तालियों स्वागत करें, स्मृति चिन्ह भेंट करें। घनश्याम जी भी यहाँ पर आए, सीताराम जी मेहरा, राधे श्याम नारिया जी, ये सब इस समग्र यात्रा अभियान के सहयोगी हैं
आप इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। सीताराम जी नारिया जी, इनका भी स्वागत करें। राधा कृष्ण जी राधा कृष्ण जी का भी करिए। अब वैसे तो हमेशा पत्रकार पुरस्कारों से दूर रहते हैं और पत्रकार कहते हैं कि है पत्रकारिता सेवा का पथ कांटों का पथ, है पुरस्कार की चाहे जिन्हें वे दूर रहें, जो देश बनाने चले उन्हें मिटना होगा, वह नाश चुने और इसी नशे में चूर रहे। लेकिन पत्रकारों का सम्मान इसलिए होना चाहिए कि सम्मान करने से हमारा मान बढ़ता है, इसलिए हम समस्त सब पत्रकारों का यहाँ पर इस मंच के माध्यम से ये सम्मान करना चाहते हैं। हमारे भाई अद्वैत सिंह पटेल शेर सिंह चौहान जी पार्षद है यहाँ से, और आ जाइए आप। यहाँ पर मैं सब प्रथम बता रहा हूँ श्री आरबी सिंह जी को, पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार है, उनको स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। इसके बाद हरविंदर सिंह जागले जी कृपया आए। जागले जी स्वागत है आपका। सोलह डिजिटल भास्कर से अनिल वबरे जी कृपया पधारें। आ गए जी। श्री पंकज जी जैन तेजस रिपोर्टर दैनिक अखबार कृपया मंच पर आएं, इनका स्वागत और स्मृति चिन्ह। श्री आशीष जी मिश्रा स्वतंत्र समय रिपोर्टर यहां पर पधारें। राजू अतुलकर क्राइम अगेंस्ट न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र के संवाददाता हैं, मंच पर आएं, उनका स्वागत करें, स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री राजेश विश्वकर्मा जी समीर एक्सप्रेस मंच पर आएं, उनका स्वागत करें। श्री नवाब खान जी मंच पर पधारे हैं, इनका स्वागत करिएगा। और पुष्पराज पाल क्राइम अगेंस्ट न्यूज की फोटोग्राफर है, बहुत अच्छी। जब तक फोटो समाचारों में नहीं छपेगी तो समाचार का आनंद भी नहीं आएगा, और फोटो भी कई समाचारों को चिन्हित कर देती है, बता देती है कि पत्रकार क्या कहना चाहता है। फोटोग्राफर जी को सम्मानित करिएगा। कृष्ण पंडित जी कैप्स मीडिया आए और इनका स्वागत और स्मृति चिन्ह भेंट करें। शिवपुरी गोस्वामी जी खुलासा न्यूज ब्यूरो चीफ मंच पर आए, कृपया मंच पर आए, स्वागत करिए। श्रीमती आरती ठाकुर मंच पर आए। आरती ठाकुर जी राजधानी तक चैनल मंच पर आए। दीपक भार्गव जी मंच पर आए, इनको स्मृति चिन्ह बैठ कर स्वागत करेंगे। सुनील जी एमपी रिपोर्ट चैनल मंच पर आए, इनका स्वागत और स्मृति चिन्ह बैठ करें। अन्नू यादव जी वर्ल्ड न्यूज मंच पर आए, स्मृति चिन्ह से सम्मानित करेंगे। श्री धर्मेंद्र गोस्वामी जी मध्य प्रदेश संवाददाता, मध्य प्रदेश के संवाददाता आए। धर्मेंद्र गोस्वामी जी को भी आप स्मृति चिन्ह बैठकर उनका स्वागत करिएगा। शैलेंद्र मीना जी कृपया मंच पर आए। स्ट्राइक न्यूज कृपया मंच पर आए। नरेंद्र विश्वकर्मा जी मंच पर आए, स्वागत करें। श्री कृष्ण पंडित जी का भी आप स्वागत करिएगा, स्मृति चिन्ह बैठ करें। हमारी महिला पत्रकार श्रीमती आरती ठाकुर को आप स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। अनिल भवरे जी डिजिटल भास्कर के यहाँ संवाददाता यहाँ पर पधारे। सुनील जी का स्वागत करिएगा।
तो स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। और यहाँ पर हमारे जो भी पत्रकार साथी है, यदि नाम रह गया हो किसी का तो कोई साथ में हो तो बताने की कृपा करें। आप सभी मीडिया के जांबाज साथी हैं, बंटी तिवारी जी यहाँ पर आए, उनको स्मृति चिन्ह भेंट करें। अन्नू यादव, अन्नू यादव, अन्नू यादव का भी यहाँ पर स्मृति चिन्ह भेंट कर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पत्रकार साथियों का। और मैं यहाँ पर इस कार्यक्रम के आभार व्यक्त करने के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ कि ये कार्यक्रम, आज का कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ है, लेकिन राम कुमार जी और पन्नालाल जी दोनों को स्मृति चिन्ह आप भेंट करेंगे। स्मृति चिन्ह भेंट करें। अच्छे भैया ठाकुर को भी स्मृति चिन्ह भेंट करें। और बताइए, और हमारे प्रकाश राज जी को भी आप स्मृति चिन्ह भेंट करिएगा। अरे ऐसा नहीं है ना, कैसा हो सकता भाई प्रकाश जी? बोल रहे कि मैं रह गया हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको स्मृति चिन्ह भेंट करूं। चलो और क्या चल रहा मैं अब इस कार्यक्रम को संपन्न करने से पहले मैं यहाँ पर इस कार्यक्रम का आभार व्यक्त करने के लिए भाई यदुवीर सिंह पटेल को, जो कार्यक्रम के आयोजन है, बता देना चाहता हूँ कि इन्होंने बहुत ही संघर्षशील व्यक्तित्व है, ये लगातार लगे रहते हैं। और उसके बाद ये अभी एक भारत जोड़ो पद यात्रा हुई है, उस यात्रा में यहाँ से लगाकर ये राजस्थान तक गए। इनका जुनून और जज्बा देखने को बनता है, हमेशा लगे रहते हैं। इस कार्यक्रम को भी उन्होंने बहुत सफल आयोजन किया है। मैं इनको इस कार्यक्रम के आभार करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि यह सम्यक अभियान का आज 45वें दिन का ये संपन्न होने जा रहा है। ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, लेकिन कार्यक्रम समाप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि कार्यक्रम तो हमेशा चलना है। और रोकड़े जी का जो संकल्प है वो संकल्प पूरा होगा। जनवरी 2024 को उन्होंने बोला है, वो 2024 को आपका संकल्प होगा। तो यात्रा संपन्न, आज का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। यात्रा है तो यात्रा तो अनवरत चलती रहती है, तो संपन्न हो रहा है। और उस शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, हमारी मुश्किलों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो आसमान सारा बाकी है। इन्हीं शब्दों के साथ
लिखा सुरेश मालवी जी। हाँ हाँ बोला था सुरेश मालवी जी, सभी का इसमें लिखा था, नाम बोला और भी है ना, रहेगा तो आप उनको इसमें चिन्ह बैठ करिएगा। हाँ सुरेश मालवी जी और सभी का, और जो भी यदि नाम से नहीं आया होगा उनका स्मृति चिन्ह आप उनको बाद में भी दे देना। जो भी यहाँ पर जिनके नाम रह गए हैं या अपन ने बोले हैं और यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए या बीच में चले गए हो, तो यदवीर भाई आप उनको स्मृति चिन्ह, उनको ससम्मान उनके घर भी जाकर अपन बैठ कर सकते हैं। हम पत्रकारों का सम्मान करते हैं यहाँ पर सभी पर, और जो पत्रकार यहाँ पर नहीं आ पाए, कहीं गए हो दौरा यात्रा के दौरान, समाचार के दौरान, न्यूज कलेक्ट करने के दौरान, हम सब उन्हीं का इनका मंच के शब्दों के द्वारा सम्मान करते हैं और साथ ही स्मृति चिन्ह उनके घर ले जाकर भी आप बैठ करें। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। अब मैं भाई यदुवीर सिंह पटेल को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ कि आज के कार्यक्रम का वो आभार व्यक्त करें। भाई यदुवीर सिंह पटेल। आज बेरोजगारी पर समन्वयक अभियान सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सुप्रसिद्ध विचारक व लेखक श्री भास्कर राव रोकड़े जी ने हमें बहुत बढ़िया मार्गदर्शन दिया और आगे भी वो ऐसे मार्गदर्शन हमें देते रहेंगे, क्योंकि अभी समन्वयक कार्यक्रम अभी और लंबा चलेगा। करीबन उन्होंने दो साल की अवधि समय और मांगा है। किसी भी कार्य को करने में समय लगता है, तो उन्होंने 2 वर्ष मांगे हैं और इतनी विकराल रूप धारण कर चुकी है ये बेरोजगारी कि इस समय मैं आपको बता दूं कि कई घरों में लोग टीवी फ्रिज बेचकर अपना घर चला रहे हैं और ये मंडीदीप की स्थिति है। ये मैं मंडीदीप की स्थिति बता रहा हूँ। तो इस तरह से इस बेरोजगारी ने जिस तरह से कोई बीमारी फैलती है, उसी तरह से ये बेरोजगारी बहुत ही तेजी से फैल रही है। इसे रोकने के लिए हमसे जो भी बन पड़ेगा सम्यक अभियान के तहत हम उसे खत्म करके रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। और सभी जितने भी इस सम्यक अभियान से जुड़े हुए लोग हैं, मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत मैं उन्हें साधुवाद देता हूं कि उन्होंने यहां आके हम सभी को मार्गदर्शन दिया और यहां सब आप सभी लोग बैठे और हमें सुना। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत। और हमारे पत्रकार बंधु अगर इस सभी बातों को अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे युवाओं तक पहुंचा दें तो हमारा यह कार्यक्रम बिल्कुल सफल हो जाएगा। हमने बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया, अपना पूरी टीम के लोग लगे रहे। पूरे दिन 4-5 दिन हम इसी में प्रचार प्रसार में ही लगे रहे। हमने पूरा प्रयत्न किया कि ये बात हर युवा तक पहुँचे, हमारे सम्यक अभियान की बात हर युवा तक पहुँचे और वो इसका लाभ लें। जब इतने प्रसिद्ध लेखक और विचारक हमारे पास मौजूद थे और वो लाभ नहीं ले पाए, तो अब पत्रकारों का कर्तव्य बनता है कि वो इस बात को हर युवा तक पहुँचाएं। ये इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मुझे केवल यहाँ की बेरोजगारी जो बहुत तेजी से बढ़ रही है उस पर ही मेरा फोकस है और उसे मिटाना ही मेरा लक्ष्य है। और मेरा नहीं, हम सभी लोगों का, जो हमारी टीम में जुड़े हुए हैं, सम्यक अभियान से जुड़े हुए हैं, हम सभी लोगों का ये लक्ष्य है। मैं यहाँ पर आए सभी पधारे उन्हीं सभी माताओं बहनों का, सभी का हृदय से सभी का धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।
आईडी लगाओ अपने ड्राइवर का वगैरह पहुंचवा दो।